हेलो दोस्तों, जय हिंद, जय भीम, जय संविधान। जैसे ही हमारी अभी सीरीज चल रही है पूरी एंशियंट हिस्टोरिकल डायनेस्टीज के बारे में, उसी क्रम के अंदर हम आपके लिए एक वीडियो लेकर के आए हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप एंशियंट हिस्टोरिकल डायनेस्टीज के बारे में पढ़ते हैं तो उस समय पर जो युद्ध हुए हैं ऐतिहासिक, उसके बारे में अगर हम आपको जानकारी नहीं देंगे तो ये स्टूडेंट्स के साथ में, हमारे जितने भी व्यूवर्स हैं उनके साथ में एक अनजस्टिस होगा। तो आज हम जो आपके लिए वीडियो लेकर के आए हैं, ये वीडियो है चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे, और सेल्यूकस निकेटर प्रथम के बारे में, जो उन दोनों के बीच में युद्ध हुआ था, उसकी जानकारी आज हम आपको इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं। तो वीडियो हम अपनी स्टार्ट करते हैं। ये जो युद्ध है चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर प्रथम के बीच ऐतिहासिक युद्ध 305 ईस्वी से 303 ईसा ईसा पूर्व के बीच में एक युद्ध हुआ था। और ये जो सेल्यूकस निकेटर है, सेल्यूकस निकेटर प्रथम जिन्हें हम कहते हैं, ये अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर जो शासक थे उनके सेनापति थे ये। और सिकंदर की मृत्यु के बाद उसके जो सेनापति थे उन्होंने ही उसको आगे एक तरीके से बढ़ाया था, उस साम्राज्य को बढ़ा करके लेकर के चल रहे थे। तो आज हम इसके बारे में वीडियो के अंदर जानेंगे, समझेंगे कि ये युद्ध मतलब कि किस प्रकार हुआ और इस युद्ध का परिणाम क्या रहा। तो हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच ऐतिहासिक युद्ध 305 ईसा पूर्व से 303 ईसा पूर्व के बीच सिंधु नदी की घाटी के समीप लड़ा गया था। सिंधु नदी घाटी के करीब में यह युद्ध लड़ा गया था सेल्यूकस निकेटर प्रथम और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में। इस सेल्यूसिड मौर्य युद्ध में सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की विजय हुई और इसके परिणाम स्वरूप दोनों के मध्य एक प्रसिद्ध शांति समझौता हुआ। जब दोनों के बीच ये युद्ध हुआ तो इस युद्ध के अंदर जो सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य थे उनकी विजय हुई थी, और उसके बाद में एक शांति समझौता हुआ था सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में। आगे हम उस समझौते के बारे में समझेंगे। पहले हम युद्ध की पृष्ठभूमि को देख लेते हैं। सिकंदर महान की मृत्यु 323 ईसा पूर्व के बाद उसका विशाल साम्राज्य उसके सेनापतियों में बढ़ गया। ये जो इनका पूरा साम्राज्य था, मतलब के प्राचीन समय में जो ईरान था, इराक था, तुर्की था, ये पूरे मतलब के मिडिल ईस्ट को मान लीजिए आप, और कुछ भाग जो है वेस्ट एशिया का भी मान लीजिए। तो ये तकरीबन ये जो एरिया था ये पूरा किसके अंडर था? अलेक्जेंडर द ग्रेट के बीच में। ये अलेक्जेंडर द ग्रेट के पास ये पूरा एरिया उन्होंने कवर कर दिया था, मतलब ये पूरा एरिया उनके साम्राज्य में आता था। सिकंदर के प्रमुख सेनापति सेल्यूकस प्रथम निकेटर को बेबीलोन और पश्चिमी एशिया का क्षेत्र मिला। मतलब के ये जो सेल्यूकस प्रथम निकेटर हैं, इनको कौन सा एरिया मिला था? बेबीलोन का एरिया, मतलब बेबीलोन आप कह सकते हो इराक को। ठीक है, इराक का जो एरिया था, बेबीलोन इराक को ही कहेंगे ना। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूं, इसके लिए आप इसके लिए देख लीजिएगा थोड़ा। बेबीलोन का और पश्चिमी एशिया का क्षेत्र मिला था। ठीक है, जैसे पश्चिमी क्षेत्र में आप मान के चलो अफगानिस्तान का एरिया आ गया, पाकिस्तान का एरिया आ गया। पूर्व में ये पहले पूरा भारत ही था, अखंड भारत था, पर अभी के हिसाब से वो एरिया वहां रहेगा। उसने अपने साम्राज्य को मजबूत करने के बाद भारत के उन उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों पर दोबारा अधिकार करने की सोची जिन्हें कभी सिकंदर ने जीता था। ये जो एरिया थे, ये सारा जो मतलब के एरिया था, जिसे आज हम देखते हैं पाकिस्तान का वो एरिया मान लीजिए, जैसे बलूचिस्तान हो गया, या अफगानिस्तान का कुछ एरिया हो गया, ईरान का एरिया हो गया, इराक का एरिया हो गया। तो ये जो एरिया था ये कौन जीता हुआ था? पहले अलेक्जेंडर द ग्रेट ये एरिया जीत चुके थे, पर उसके बाद में जब उनका इस एरिया से पकड़ ढीली हुई तो उसके बाद में वो ये एरिया उनके हाथ से चला गया। तो बाद में सेल्यूकस प्रथम निकेटर ने क्या सोचा कि मैं दोबारा से इन एरियो को अपने साम्राज्य के अंडर करूंगा और दोबारा से मैं युद्ध करूंगा इन एरियाज को जीतने के लिए। इन जो ये क्षेत्र है इनको जीतूंगा मैं वापस। इसीलिए ही चंद्रगुप्त जो मौर्य सम्राट थे उनसे इसका युद्ध हुआ था। दूसरी ओर चाणक्य के मार्गदर्शन में चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश का नाश कर उत्तर भारत में एक शक्तिशाली मौर्य साम्राज्य की नींव रखी की। चंद्रगुप्त अपनी विस्तारवादी नीति के तहत उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ रहे थे, जिसके कारण दोनों महाशक्तियों का आमना सामना होना तय हो गया। जो आखिरी नंद वंश के शासक थे, तो उनसे मतलब के उनसे युद्ध करके सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने उनको हरा दिया था, और फिर शासन जो था किसके पास आ गया था? पूरा मगध का साम्राज्य पूरा किसके पास आ गया था? सम्राट
चंद्रगुप्त मौर्य के पास, और वो अपने जो साम्राज्य था उसका विस्तार कर रहे थे और उसको बढ़ाना चाहते थे। और वो किस तरफ आगे बढ़ रहे थे? वो आगे बढ़ रहे थे उत्तर पश्चिम की ओर, मतलब के यानी कि पंजाब, फिर पाकिस्तान का एरिया, फिर अफगानिस्तान, इसी ओर वो आगे बढ़ रहे थे। और उधर से कौन आ रहा था? उधर से आ रहा था जो मतलब के ये सेनापति, अलेक्जेंडर द ग्रेट का सेनापति सेल्यूकस प्रथम निकेटर। तो भाई जब वो उधर से आ रहा है और आप इधर से जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो युद्ध होना तय है। उसके बाद में हम युद्ध की घटनाओं को अगर देखें, सिंधु नदी पार करना, 305 ईसा पूर्व के आसपास सेल्यूकस निकेटर ने एक बड़ी सेना के साथ सिंधु नदी पार की और भारतीय सीमा में प्रवेश किया। सिंधु नदी का जो एरिया है, ये ज्यादातर जो एरिया है अब पाकिस्तान में है, पहले अखंड भारत में था। तो वो एरिया, उनने सिंधु नदी पार करी, सिंधु नदी घाटी पार करी, और वो जो भारत की अभी की, पहले तो वो भी पहले भारत ही था, पर उस समय के हिसाब से भी या आज के समय के हिसाब से अगर हम देखें, तो उसने अब किस हिसाब से आज की डेट में प्रवेश कर चुका था वो भारत के अंदर, सिंधु नदी घाटी पार करने के बाद में। मौर्य सेना की अगर हम ताकत देखें, यूनानी इतिहासकार प्लूटार्क और जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पास एक विशाल और सुव्यवस्थित सेना थी, जिसमें भारी संख्या में पैदल सैनिक, घुड़सवार, रथ और विशेष तौर पर युद्ध के हाथी शामिल थे। उनके पास एक बहुत बड़ी सेना थी, मान के चलो आप 2 लाख कम से कम पैदल सैनिक थे, 2 लाख से ज्यादा ही होंगे, और हजारों की संख्या में उनके पास घुड़सवार थे, और सोइयों उनके पास हाथी थे, हजारों हाथी थे, जो युद्ध के लिए ही जिन्हें कौशल किया गया था, जिनके अंदर कौशल ये डाला गया था कि युद्ध की परिस्थिति में वो किस प्रकार मतलब सेना का आगे बढ़ेंगे। तो ये इतनी बड़ी सेना थी उनके पास में। इसके बाद निर्णायक अगर हम संघर्ष की बात करें, दोनों सेनाओं के बीच भयंकर युद्ध हुआ। सेल्यूकस की यूनानी सेना अपने समय की बेहतरीन सेना मानी जाती थी, लेकिन चंद्रगुप्त की कूटनीतिक कुशलता और भारतीय सेना के युद्ध हाथियों के आगे वे टिक नहीं पाई। इस युद्ध में सेल्यूकस को पराजय का सामना करना पड़ा। उस समय पर देखिए भाई, तोप तो थी नहीं, है ना, तलवारें तो होंगी लेकिन तोप तो थी नहीं। तो ये जो युद्ध हो रहा था, ये पूरा कैसे हो रहा था? क्यों इसमें बढ़ोतरी मिली चंद्रगुप्त मौर्य को? वो इसलिए मिली क्योंकि उनके पास में हाथियों की कुशल सेना थी एक, ठीक है। और इतना बड़ा जानवर है ना भाई, इंसान तो उसके सामने छोटा ही है ना। अगर घोड़े पे भी बैठे हुए सैनिक हैं या पैदल वाले सैनिक हैं, तो हाथी तो उनको वैसे ही कुचल देगा। या जो इतने ऊपर पे बैठा है, अगर उनके पास भाला है किसी सैनिक के पास में, तो वो इजिली क्या कर सकता है? टारगेट कर सकता है पैदल सैनिकों को या घुड़सवारों को। इसके बाद में अगर हम देखते हैं, तो ऐतिहासिक संधि और शर्तें हम पढ़ी में इसमें, युद्ध के बाद 303 ईसा पूर्व में दोनों शासकों के बीच एक महत्वपूर्ण और शांतिपूर्ण समझौता हुआ। ग्रीक इतिहासकार स्ट्रेबो और एपियन ने इस संधि की शर्तों का विस्तार से वर्णन किया। ये जो युद्ध हुआ, युद्ध के बाद में क्या हुआ? एक शांति समझौता हुआ दोनों के बीच में, सेल्यूकस प्रथम निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में। क्षेत्रों का स्थानांतरण हुआ इसके अंदर। सेल्यूकस को गांधार, अराकोसिया जो कि कंधार है, जरदोसिया जरदरोसिया बलूचिस्तान और प्रोपा मिसाड़े काबुल घाटी के प्रांत चंद्रगुप्त मौर्य को सौंपने पड़े। अब देखिए, ये प्रोपा प्रोपा मिसाड़े क्या हो गया? काबुल घाटी, मतलब क्या अफगानिस्तान हो गया। ये बलूचिस्तान का एरिया हो गया, जो कि ये जरदरोसिया, और कांधार का हो गया अराकोसिया। गांधार, पहले ये गांधार था, अराकोसिया बाद में ये कांधार हो गया, यानी कि ये भी अफगानिस्तान का ही हिस्सा है। तो इस इससे मौर्य साम्राज्य की सीमाएं सीधे अफगानिस्तान और ईरान के बॉर्डर तक फैल गई। मतलब के काबुल घाटी, ये तो काबुल घाटी जो आएगी, ये तो ईरान में आएगी। ईरान में, हाँ, काबुल ईरान में आएगा, बलूचिस्तान आएगा, जरदोरोसिया, और कंधार आएगा, ये आपका अफगानिस्तान में, जहां तक मुझे पता है। थोड़ी बहुत ज्योग्राफी ठीक है मेरी, बाकी तो आप एक बार दोबारा से इसको चेक कर लेना, ठीक है। मैं ज्ञानी नहीं हूं, पर थोड़ा बहुत समझता हूं सारी चीजें, ठीक है। वैवाहिक संबंधों की बात अगर करें, तो सेल्यूकस ने अपनी पुत्री, जिसे इतिहास में हेलेना या कार्नेलिया कहा गया है, का विवाह सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया। अब देखिए, ये वैवाहिक संबंध बन गए दोनों के बीच में। किसके बीच में? सेल्यूकस प्रथम निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में। उन्होंने क्या करा? अपनी बेटी का विवाह किससे कर दिया? सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। इसके बाद क्या हुआ? हाथियों का उपहार दिया गया। संधि के तहत चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 500 प्रशिक्षित युद्ध हाथी उपहार में दिए। इन हाथियों का उपयोग सेल्यूकस ने बाद में पश्चिम एशिया के अन्य युद्धों जैसे इप्सस का युद्ध में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए किया। 500 हाथी जो युद्ध करने वाले थे, जिन्हें युद्ध का कौशल सिखाया गया था, वो भेंट किए गए किसको?
सेल्यूकस प्रथम निकेटर को किसके द्वारा? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। ये शादी होने के बाद में, क्योंकि भाई दोनों के बीच में समझौता शांति हो गई, अब उन्होंने उनको गिफ्ट दिया। राजदूत की नियुक्ति, सेल्यूकस ने अपने एक प्रसिद्ध राजदूत मेगास्थनीज को पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। मेगास्थनीज ने ही अपनी प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका में मौर्यकालीन भारतीय समाज, प्रशासन और संस्कृति का आंखों देखा हाल लिखा है। मेगास्थनीज का नाम आपने डेफिनेटली सुना ही होगा। उन्होंने एक बहुत ही अच्छी किताब लिखी है जिसका नाम है इंडिका, और इस इंडिका किताब के अंदर उन्होंने जितना भी मौर्य साम्राज्य है, उस समय के मौर्य साम्राज्य के बारे में पूरी डिटेल्स प्रॉपर्ली लिखी हैं। ठीक है, मेगास्थनीज ने। इसके बाद अगर हम देखते हैं युद्ध का ऐतिहासिक महत्व हम पढ़ते हैं। इस युद्ध और उसके बाद हुई संधि ने प्राचीन भारत के इतिहास की दिशा बदल दी। पहली बार उत्तर पश्चिम भारत की सीमाएं सुरक्षित हुई और पश्चिम के यूनानी साम्राज्य के साथ भारत के राजनीतिक व सांस्कृतिक संबंध स्थापित हुए। चंद्रगुप्त मौर्य ने इस विजय के बाद अखंड भारत के निर्विवाद सम्राट बन गए। देखिए अब कि जब ये एक तरीके से भाई सारी जितनी भी सीमाएं थी वो सुरक्षित हो गई, एक मैत्रीपूर्ण रिश्ता बन गया, एक संधि हो गई कि भाई अब आप दखल नहीं देंगे, यहाँ पर ये हमारा साम्राज्य है। सेल्यूकस प्रथम निकेटर ने अपनी पुत्री का विवाह कर दिया चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में, तो क्या हो गया, सारी चीजें बैलेंस्ड हों। अब इस क्लास के बाद में हम जो क्लास पढ़ेंगे वो भी इतिहास की क्लास पढ़ेंगे। मौर्य साम्राज्य के बाद में कौन सी डायनेस्टी आई उसके बारे में क्लास रेडी करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करिए, पेज को सब्सक्राइब फॉलो करिए। और अगर आप भी कोई इतिहास की क्लास रेडी करवाना चाहते हैं, अगर आप इतिहास की क्लास कोई पढ़ना चाहते हैं, उसके लिए हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम वो क्लास भी आपके लिए रेडी करेंगे। सो थैंक यू सो मच।